एक चीज जो बार बार डिस्कशन में आ रही है वो है कि दिस पर्टिकुलर कैटेगरी इज ग्रोइंग एट ए पेस no other investment category is growing, and why this growth is happening. And while I was analyzing it, and I feel that particular category is win-win for almost all the stakeholders. कैसे? अगर आप इन्वेस्टर की बात करो, अगर हम लेट अस से फर्स्ट कि कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं, इन्वेस्टर है, फंड मैनेजर हैं, इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं जहां पे ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, और या फिर फाइनेंशियल मार्केट, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज स्टेक होल्डर इन ऑल द कैटेगरीज. सो एज एन इन्वेस्टर उसका मेजर एम क्या है? उसका मेजर एम ये है हाई रिटर्न विद बैलेंस रिस्क. तो ये यहाँ पे उसका ये फुलफिल होता है, बिकॉज whenever I interact with the fund managers, generally the discussion about a possible return opportunity is upward of 20% plus. So it's an opportunity to make alpha return. Second thing, you can also participate in the growth of the business. You can also participate in the SME growth story of India. You can also participate in the startup ecosystem of the country. You can also help as an expert in generating or in guiding these companies further. तो as an investor आप इसको जब आप अपने एक बिजनेस की तरह से देखते हो, तो आपके लिए रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटी तो बनती है, बट आप एक तरीके से उस कंपनी के और इस कंट्री की ग्रोथ इंजन के भी पार्ट बनते हो. अगर हम फंड मैनेजर्स की बात करें तो फंड मैनेजर जो इस फंड को मैनेज करता है, इसमें उसका किस तरीके से कंट्रीब्यूशन वो इनकम जनरेट करता है कि एक वो मैनेजमेंट फी लेता है और एक वो कैरी लेता है. तो कैरी मतलब कि अगर उसका प्रॉफिट 100 रुपए का हुआ फंड का, तो उस पर 20% या 15 to 20% का उसका प्रॉफिट का हिस्सेदारी होती है. तो जो फंड मैनेजर्स होता है उसका स्किन इन द गेम तो होता ही है, बट दे ट्राई टू जनरेट मैक्सिमम अर्निंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो जितनी भी अर्निंग हो रही है फंड का उसमें उसका भी एक प्रॉफिट शेयर है. तो दैट वे इन्वेस्टर मेक मनी, फंड मैनेजर्स मेक मनी. जैसे मैं एक एंजल फंड ग्रुप के साथ था, तो द काइंड ऑफ रिटर्न विच दिस काइंड ऑफ फंड कैन जनरेट इज क्लोजर टू इवन 40% प्लस काइंड ऑफ ए रिटर्न. एंड सो that kind of return is win-win for this, win-win for fund manager also, because they have certain share from that profit which is generally 15 to 20%. इन्वेस्टिंग कंपनीज, ये जो फंड है जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वन उनकी कैपिटल नीड्स पूरी हो रही है. इफ दे आर टेकिंग लोन, उनकी टेम्परेरी जो लोन की नीड्स है वो पूरी हो रही है. लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो फंड है ये अपनी एक्सपर्टीज भी इन कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज सम ऑफ द फंड्स विच कम्स इन द ग्रोथ स्टेज, तो ग्रोथ स्टेज से कैसे उसे पब्लिक लिस्टिंग की तरफ लेके जाना है, उसके प्लान्स को स्क्रूटनाइज करना, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करना. तो जनरली अगर आप देखो तो एसएमई सेगमेंट्स होता है, स्टार्टअप्स होता है, इनमें लीडरशिप टीम है या फिर जो मैनेजरल टीम है, कई बार वहाँ पे चैलेंजिंग सिनेरियो होता है. तो ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं या इसकी जो टीम होती है वो यहाँ पे उनको हेल्प करती है. तो नॉट ओनली फंड इज कमिंग बट ऑल्सो एक्सपर्टीज इज ऑल्सो coming, and that way they generate higher top line, higher bottom line. As a result, fund generate higher return, and as a result with higher return they are happy, they are happy. In the category 3 जब आपने देखा होगा वो लिस्टेड स्पेस में इन्वेस्टमेंट होती है कैटेगरी 3 फंड्स की, तो इन ए वे दिस इज डीपनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया ऑल्सो, because in the last count when I was seeing close to 15 lakh crore rupees are in category 1, category 2, category 3 funds put together, and it's growing at the rate of 45% plus. So this is deepening of the financial market of our country also. So what I see that a lot of people who have generated sizable wealth, they have good opportunity here, and it's a win-win situation for all the stakeholders. And naturally, as far as the country government is concerned, higher the country growth, the better it is, because one, economy is growing. Second thing, they are having
revenue opportunity in terms of taxation also. चलो एक टॉपिक डिस्कस करते हैं कि भाई हाउ AIF आर एबल टू जनरेट हायर रिटर्न्स, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई उसकी हायर रिटर्न्स आती है, सिग्निफिकेंट अल्फा जनरेट होता है, पर वो कैसे होता है? एक तो मैंने ये देखा है कि द फंड मैनेजर गो इनटू अ डीप रिसर्च अबाउट द इंडस्ट्री, कि मुझे किस इंडस्ट्री में रहना है, मुझे स्टार्टअप इकोसिस्टम में रहना है, मुझे SME सेगमेंट में रहना है, मुझे फंडिंग बिजनेस में रहना है. तो they research well, and they of course becomes expert in a certain category of industry. They bring a lot of business understanding about the prospective investment. They also do vouching about the promoter integrity and the growth माइंडसेट, क्योंकि किसी भी कंपनी को जो कई तरीके से आती है वो कि इंडस्ट्री में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, और अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो प्रोमोटर्स का माइंडसेट क्या है, प्रोमोटर्स का इंटीग्रिटी लेवल क्या है, प्रोमोटर का ग्रोथ माइंडसेट है या नहीं है, प्रोमोटर वांट्स टू एक्सेल इन दैट इंडस्ट्री और नो. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहां पे ये फंड मैनेजर्स दे मीट देम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दे अंडरस्टैंड बिफोर टेकिंग द इन्वेस्टमेंट कॉल. व्हाट अनदर थिंग इज दैट दे गो इनटू अ longer mid to long term business plan, generally of 3 to 5 year kind of a business plan, stage wise business plan कि कैसे कैसे growth आएगी, किस किस टाइप की investment चाहिए, the way any corporate runs. Then they also identify the challenges and the opportunity. Another important point aspect is that they hold the investment for 2 year 3 year 5 year, because अगर आपको किसी भी जगह पे return generate करना है तो आपके पास एक holding power होनी चाहिए. तो जनरली अगर आप इन AIF की टाइम ड्यूरेशन को देखोगे तो 5 ईयर्स 7 ईयर 9 ईयर्स टाइप के फंड होते हैं. तो दे हैव द होल्डिंग पावर विद देम. सो इन एनी कंपनी इफ दे फील दैट दे कैन generate good amount of return by holding for a longer duration, so they take that duration calls also. And finally, entry is important. Another important or the most important aspect is the exit strategy, how we are going to exit from this fund. Of course, the company is growing well in terms of top line, bottom line. The company is doing well in terms of the product innovation. The company is doing well in terms of geographical expansion and the growth opportunity across country as well as export opportunity. But अगर ये exit call का भी funds को पता होना भी चाहिए, और जनरली मैंने देखा है वो पता होता है कि हम ये एग्जिट कैसे लेने वाले हैं. तो जहां हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हाउ AIF आर एबल टू जनरेट हायर रिटर्न, basically in a way they identify, they help in running the business, and they take right exit call during the journey of their investment. Of course we discussed about कैसे AIF win-win है, कैसे AIF fund managers higher opportunities of returns generate करते हैं, but क्या रिस्क है अगर आप AIF में इन्वेस्ट कर रहे हो. तो नेचुरली इट्स नॉट ओनली रिटर्न, देयर आर सर्टेन रिस्क एसोसिएटेड विद दैट. वन इज ऑफ कोर्स द लिक्विडिटी, बिकॉज जब आप ये फंड में लगाते हो तो जो भी ड्यूरेशन होती है फंड की, उस पीरियड में आप ये फंड से पैसा निकाल नहीं सकते. तो अगर फंड की ड्यूरेशन 5 ईयर है, 7 ईयर है, 8 ईयर है, 9 ईयर है, तो यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन दिस फंड्स. तो लिक्विडिटी लेवल एक कंसर्न होता है. अभी ऐसा कोई मार्केट प्लेस डेवलप नहीं हुआ है कि जहाँ पे अगर आपको बीच में कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई तो वहां पे आप कुछ ट्रांजेक्ट कर पाओ किसी भी AIF का. लिक्विडिटी है, लॉन्गर होल्डिंग पीरियड है. कई बार मैंने देखा है कि जो बिजनेस एक्यूमेन है, द फंड मैनेजर, सर्टेन कॉल्स मे गो रॉन्ग एंड दैट गेट्स एसोसिएटेड विद द बिजनेस एक्यूमेन. ऑल्सो सर्टेन प्रोमोटर और फाउंडर, दे आर नॉट एबल टू मैनेज द बिजनेस, और देयर आर सर्टेन इंटीग्रिटी इशू. तो इवन दो देयर वर अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ हियर, बट दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट मे गो रॉन्ग. तो ये एक रिस्क होता है AIF की इन्वेस्टमेंट का. इसी तरह से कैटेगरी 2 में अगर हम जब डिस्कस कर रहे थे तो वी वर डिस्कसिंग कि कुछ फंड ऐसे होते हैं जो डेप्ट प्रोवाइड करते हैं, सो ड्यूरेशन डेप्ट प्रोवाइड करते हैं, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर टाइप की. बट एट द सेम टाइम देयर आर ऑलवेज ए चांसेस दैट सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट पे बैक. दिस may happen because of the industry cycle also. Sometimes the industry cycle going wrong, like in the current scenario, if you look at certain export oriented unit and you have funded that export oriented unit
and maybe this war situation continue for a longer duration of time. So because of the business cycle, the return of the money gets delayed. So this is also a risk associated. Sometimes fund manager understanding of the business and due diligence also create certain challenges. You are investing in a real estate fund or in a real estate company, but the real estate, let us say, is moving towards the downturn. Like from, if you look at 2014 till 2022 or till 2021, real estate has not been able to generate any reasonable kind of return. So naturally, whoever has invested in these kind of companies, their return opportunity gets diminished. There are of course risks associated with any investment, and there are risks associated with alternate investment also. The one positive aspect of is that generally fund managers takes call investing in 7, 10, 12 or 15 companies. Certain funds, more particularly in the SME segment, they also invest in 40 to 50 companies. So even if few bets goes wrong, there are other bets which can really click and can generate a good amount of return. And as a whole, the return still continues in the upward of 20%. So the risk is definitely there, but there are definite opportunities also. काफी मिथ्स भी AIF इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं, जो मैं जब भी बात करता हूं तो मुझे पता चलता है। काफी बार लोग बात करते हैं हाई रिटर्न, दैट मीन्स हायर रिस्क। ये एक्चुअली उतना ट्रू नहीं है। मैं इसको कैसे लेता हूँ, हाई रिटर्न बट बैलेंस्ड रिस्क और हाई रिवार्ड बट बैलेंस्ड रिस्क। हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि वो कैसे रिस्क की बैलेंसिंग होती है। एक अनदर मिथ विच इज देयर इज कि इसमें 1 करोड़ रुपए लगाने हैं, मेरी जेब में तो 1 करोड़ रुपए नहीं है, मेरे बैंक में भी 1 करोड़ रुपए नहीं है, मैं तो नहीं लगा सकता। नहीं, जनरली जो इन्वेस्टमेंट आप जब कमिट करते हो वो 1 CR की होती है, बट दैट इन्वेस्टमेंट हैपेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इन सर्टेन फंड्स दैट इन्वेस्टमेंट हैपेंस ओवर ए पीरियड ऑफ 6 months, in certain fund that investment happens over a period of 1.5 years, in certain funds that investment happens over a period of 2 to 3 years. The fund manager, when you are discussing with the fund manager, they will clearly spell out their investment horizon. Is it 6 months, 1 year, 2 year, 3 year? And accordingly, you can prepare your cash flow. Because let us say a certain fund manager is investing in the private SME segment. अब वो सारा का सारा उसकी इन्वेस्टमेंट डे 1 पे नहीं होती, वो स्टैगर होती है। कभी वो उससे 2 कंपनी बाई करता है, कभी वो 6 महीने बाद फिर 1 कंपनी और बाई करता है। तो इस तरीके से वो जैसे जैसे उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, वैसे वैसे फंड का कलेक्शन होता है। तो 1 CR हैपन्स ओवर ए पीरियड ऑफ। एक और मिथ होती है, अगर हमें एंजल इन्वेस्टिंग करनी है जो कि कैटेगरी 1 में आता है, वो बहुत रिस्की है। ऑफ कोर्स इट्स ए रिस्की इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या देखा है कि वो आप 25 लाख रुपए लगा रहे हो, तो जनरली वो 25 लाख रुपए 20 से 25 कंपनी में लग रहे होते हैं। तो मे बी इन ए कंपनी यू विल बी इन्वेस्टिंग 1 लाख 1,50,000 और लाइक दैट। सो योर इन्वेस्टमेंट विच इज देयर इन एंजल फंड डेफिनेटली गोइंग टू जनरेट ए वेरी सिग्निफिकेंट रिटर्न अपॉर्चुनिटी, बट वो जो रिस्क है काफी कंपनी में डिवाइडेड है। तो अगर मान लिया उसने 25 लाख 25 कंपनी में लगाए, इवन इफ मैं बोलता हूँ 5-7 कंपनीज उसमें से बस्ट हो जाती हैं, आपका रिटर्न नहीं भी बनता, पर जो 10 से 12 कंपनी है वो आपका एक फिनोमिनल रिटर्न जनरेट करती हैं। तो जो हमारा एक ओरिजिनल पॉइंट था कि हाई रिटर्न बट बैलेंस रिस्क, तो ऐसे वो एंजल इन्वेस्टिंग में रिस्क की बैलेंसिंग होती है। सिमिलरली अगर हम प्राइवेट मार्केट में देखें, SME सेगमेंट में, यहाँ पे भी मैंने देखा है फंड मैनेजर्स दे मेक इन्वेस्टमेंट इन लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज, तो रिस्क का एक बैलेंसिंग होता है। कल भी मैं किसी फंड मैनेजर के साथ था, वो करीब 7-8 कंपनीज में लगाने वाले हैं, बट दो 7-8 कंपनीज आर वेरी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड, सो दे हैव ऑलरेडी ट्रेवल्ड द जर्नी फ्रॉम स्टार्टअप टू SME टू मिड टू लार्ज साइज। तो आपका जो रिस्क है वो वहां पे कम हो जाता है। एक मिथ जो होती है वो कैटेगरी 2 फंड्स में होती है कि अगर आप प्राइवेट क्रेडिट में पैसा लगा रहे हो तो वो पैसा तो वापस आसानी से आता नहीं है कंट्री में। तो आप इवन तो अगर आप ये बोल रहे हो कि हमारा 14-15% का we'll be able to generate 14, 16, 18% kind of return in private credit market. If this money doesn't come, that my return is meaningless. तो ऐसे नहीं होता है। अगर वो फंड मैनेजर पहले से ही उसका डिसाइड होता है कि अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा, अगर मैं किसी कंपनी को लोन दूंगा, तो उसे वो उस पे चार्ज लेता है, उसकी एसेट्स पे चार्ज लेता है। जैसे अगर मान लिया किसी डेवलपर को उसने 50 करोड़ रुपए दिए, तो कम से कम वो 100 to 125 और 150 करोड़ की उसकी एसेट पे वो चार्ज लेता है। और कॉर्पोरेट सेक्टर में वो चार्ज गवर्नमेंट के पास नोटिफाई भी होता है। और अगर वो अपने फ्लैट्स देता है तो उसका एग्रीमेंट साइन होता है।
तो बहुत सारे फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो बहुत डिटेल में जाते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने अर्निंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और एक आध जगह आई कैन अंडरस्टैंड एट सर्टेन प्लेसेस देर आर रिस्क विच कम्स, बट बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट पूल, क्योंकि मेरा तो 1 करोड़ है, पर 1 करोड़ लगाने वाले ऐसे अगर उसके पास 1000 लोग हैं और उसने अगर 15 या 20 जगह कॉल लिया है, एक आध जगह पे अगर कोई चैलेंज भी आता है, दे स्टिल आर एबल टू जनरेट गुड रिटर्न अपॉर्चुनिटी। तो of course AIF generates higher returns, but I always feel, and my experience in discussing, in consulting, as well as in making my own investment in AIF, I have seen that the risk look balanced, and you can definitely keep on creating good earning opportunity for yourself. So today we discussed about India's traditional investment, alternate investment. Within alternate investment space, AIF, the structure as laid out by SEBI, the target group for the AIF, the kind of return which it can generate, the various risks associated with it, how the return gets generated, and the many myths associated with the AIF. I hope that you have been able to understand about the alternate investment fund a lot better with this interaction, and hoping to if you have any comments, or if you want to understand it more, do comment in the comment section, and in future we can create a series 2, so as to give more deeper understanding about the AIF. And we can also evaluate 1 or 2 funds which are how as an investor I look at those funds from the perspective of return, from the perspective of risk, from the perspective of fund manager credibility. And so I'm sure the future interaction will be very, very interesting. Do share, do like, and do comment on this video.